हेलो गाइस, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी यहां पे कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी हम रॉ वाटर को ट्रीट कर रहे हैं और रॉ वाटर में हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस तक पहुंचे हैं। इससे पहले हमने जाना कि सर फिल्ट्रेशन होता क्या है और सर फिल्ट्रेशन में हम जो ग्रैनुलर मटेरियल यूज करते हैं वो कौन कौन से ग्रैनुलर मटेरियल यूज करते हैं। और थर्ड देखा था कि सर ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यानी कि जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करता है। अब आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर के बारे में। कभी कभी आपका ये जब मेंस एग्जाम आप लिखते हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है 15 to 20 मार्क्स का कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर। हाँ, हो सकता है ईएससी के एग्जाम में आपके पास ये 5 से 7 नंबर का पूछा जाए और एसएससी जेई के अंदर यही क्वेश्चन आपके पास 20 to 30 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। मिनिमम 15 मार्क्स तो आप मान के ही चलते हैं। तो आइए बात करते हैं हम आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर की कि फिल्टर क्या है। एक फिल्ट्रेशन का डिवाइस है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी घर में क्या करते होंगे, चाय पीते होंगे। क्लियर है। चाय को आप छलनी से छालते होंगे। ठीक है। छलनी से जितना भी आपके पास जो भी सस्पेंडेड मैटर रहता है वो ऊपर रहता है, यानी कि जो चाय वगैरह रहती है। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे चाय पी ली, आप क्या करते हो, अपनी चाय को फिल्टर करते हो। तो जिस तरह से आप अपनी चाय को फिल्टर करते हो उसी प्रकार से यहां पे भी क्या है, जैसे देखिएगा, इसको मैं समझा ही लेता हूं आपको। ठीक है कि एक आपके पास एक छलनी होती है, ये छलनी होती है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे आपके पास ये मग कप है। ठीक है, दिस इज द छलनी। अब इस छलनी से आपने यहाँ पे ये चाय ड्रॉप किया, ये चाय ड्रॉप किया तो ये जो छलनी है आपके पास, ये वाली छलनी है, ये किसका काम कर रही है, फिल्टर मीडिया का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, यहाँ पे आपके पास फिल्टर मीडिया का काम कर रही है। ठीक है, मतलब आपके उस चाय को छान रही है। अब जो भी आपके पास यहाँ पे रिटेन्ड हुआ पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो यहाँ पे रिटेन्ड हुआ होगा। रिटेन्ड पार्टिकल्स मतलब आपकी चाय। ठीक है, रिटेन्ड तो कुछ ना कुछ रिटेन्ड हुआ होगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे वाटर में भी कुछ ना कुछ रिटेन्ड हुआ होगा और फिर से आपका यहाँ पे क्या बच गया नीचे, दैट इज कुछ आपके पास प्योर वाटर आ गया, मतलब चाय आ गई। तो दैट इज यहाँ पे आपको मिल गई, दैट इज टी। तो यही प्रोसेस रहता है कुछ आपका फिल्ट्रेशन में भी। तो फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन क्या हुआ, पूरी छलनी हुआ, मतलब इसको फिल्टर मतलब छान लिया, पानी हुआ। अब सर डिवाइस क्या हुआ, सर फिल्टर। तो डिवाइस का नाम है छलनी। ठीक है, तो छलनी में जो फिल्टर मीडिया कौन सा हुआ, जिससे चाय छन के आ रही है, फिल्टर मीडिया, उसको बोलेंगे हम फिल्टर मीडिया। बट यहाँ पे जब वाटर को फिल्ट कर रहे हो तो वहां पे फिल्टर मीडिया किसका होगा, ग्रेवल का होगा, सैंड का होगा, एंथ्रेसाइट का होगा और एक्सेट्रा और भी हो सकता है आपके पास। ये आपको मैंने बताया। क्लियर है, यही प्रोसेस रहता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब कभी कभी ये जो चाय रहती है, कभी कभी हो सकता है आपकी छलनी में आपको ऐसा लग रहा है कि चाय सर तेजी से नहीं आ रही है, चाय सर स्लोली प्रोसेस से आ रही है। तो आपको ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब आपकी इस छलनी के जो वॉइड्स होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, इस छलनी के वॉइड्स क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहां पे जो भी रेट ऑफ फ्लो होगा स्लोली स्लोली होगा। ठीक है, अगर इस छलनी के वॉइड्स बड़े होंगे तो यहां पे रेट ऑफ सप्लाई क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, यानी कि पानी यहाँ चाय आप जो भी डालोगे वो जल्दी से छन के आ जाएगा। अगर इसके वॉइड छोटे हुए तो ये हुआ। तो यही रीजन रहता है स्टूडेंट को कि जब उनको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में क्या डिफरेंस है, व्हाई द नेम ऑफ स्लो सैंड। तो स्लो सैंड का मतलब है कि वहां पे जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, यानी कि जो आपका सप्लाई ऑफ डिस्चार्ज हो रहा होगा वो बिल्कुल स्लोली हो रहा होगा, यानी कि डिस्चार्ज क्या हो रहा होगा, स्लोली हो रहा होगा। तो उसको नाम दे दिया स्लो सैंड फिल्टर। बट ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि जो सर आपके फिल्टर मीडिया में जो आपने एक स्क्रीन या वायर मैश लगाई है वो क्या है, उसके वायर्स छोटे हैं। ठीक है, इसीलिए से स्लो हो रहा होगा। दूसरे प्रोसेस में हो सकता है सर कि आपका डिस्चार्ज काफी रेट से आया होगा, मतलब डिस्चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा होगा, तो उसको हम बोल दिया रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड मतलब कि आपका जो डिस्चार्ज हो रहा हो जल्दी जल्दी हो रहा है वहां से। तो एक छलनी है, दो छलनी है, एक छलनी में आपका तेजी से वाटर आ रहा है तो उसको रैपिड बोल देंगे और एक छलनी में आपका स्लोली आ रहा है उसको हम स्लो सैंड बोल देंगे। मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि
दैट इज द स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। क्लियर है? तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर के बारे में। पहला फिल्टर होता है बेस्ड ऑन फोर्स, फोर्स के आधार पे भी कुछ फिल्टर होते हैं, जैसे आपका प्रेशर फिल्टर, और दूसरा होता है ग्रेविटी फिल्टर। क्लियर है? उसी तरह से रेट ऑफ फिल्टर के आधार पे भी होता है, नहीं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के आधार पे भी होता है, फिल्ट्रेशन के आधार पे लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के आधार पे भी होता है सर स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। ये जो दोनों फिल्टर होते हैं एक टाइप के, ये क्या होते हैं आपके पास, ग्रेविटी फिल्टर ही होते हैं। स्लो सैंड टाइप फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर क्या होता है, रो टाइप होता है। सर ये स्लो सैंड फिल्टर, इसका वाई द नेम ऑफ स्लो सैंड, तो सर आप कहोगे कि स्लो सैंड में सर जो इसके वाइड्स होंगे, वाइड्स का साइज क्या होगा, वाइड का साइज, फिल्टर मीडिया का वाइड का साइज, फिल्टर मीडिया के जो वाइड का साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जब सर स्मॉल होगा तो इसका डिस्चार्ज क्या रहेगा, लो रहेगा। यही बात है। अगर सर इसका फिल्टर मीडिया क्या है, अगर फिल्टर मीडिया में मीडिया के वॉइड्स बड़े हैं, यहां तो वाइड साइज स्मॉल था, यहां पे वाइड साइज अगर आपके पास लार्ज है, वाइड साइज बड़ा होने से डिस्चार्ज रेट क्या हो जाएगा, हाई फ्लो करेगा, मतलब फास्ट फ्लो करेगा। तो जब स्लोली फ्लो कर रहेगा, मतलब जब स्लोली डिस्चार्ज हो रहा तो उसको नाम दे दिया हमने आपके पास एसएस स्लो सैंड फिल्टर, और जब उसमें डिस्चार्ज फास्टली हो रहा था तो उसको नाम दे दिया हमने रैपिड सैंड फिल्टर। क्लियर है? तो उसी तरह से बेस्ड ऑन फिल्टर मीडिया, कि कुछ मीडिया के आधार पे भी हम फिल्टर को ड्राइव करते हैं। जैसे होता है सिंगल मीडिया फिल्टर, एक प्रकार से स्लो सैंड फिल्टर भी आपका एक किस टाइप का है, सिंगल मीडिया फिल्टर है। क्लियर है? उसी तरह से ड्यूल मीडिया फिल्टर, ड्यूल मीडिया फिल्टर कब होता है कि जब दो फिल्टर आपके वर्किंग में होंगे, हो सकता है स्लो सैंड फिल्टर प्लस रैपिड सैंड फिल्टर जब दोनों ही आपके साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होंगे तो उसको नाम दिया जाएगा ड्यूल मीडिया फिल्टर। उसके बाद मल्टीमीडिया फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर हम तब बोलेंगे कि जब दो से ज्यादा फिल्टर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होंगे तो दैट इज नोन एज मल्टीमीडिया फिल्टर। क्लियर है? उसी तरह से इनको कुछ इसके ऑपरेशन के आधार पे भी बांटा जाता है। ऑपरेशन के आधार पे कि आपके जो फिल्टर का जो फ्लो है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि वो आपका हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जा रहा है कि आपका वो वर्टिकली डायरेक्शन में जा रहा है। तो हो सकता है हॉरिजॉन्टली फिल्टर भी हो सकता है और हो सकता है आपके पास वर्टिकली फिल्टर भी हो सकता है डियर। क्लियर है? आपके सिलेबस में हम इन दोनों फिल्टर की स्टडी करेंगे, प्रेशर फिल्टर की भी और ग्रेविटी फिल्टर की। अगर आपका ग्रेविटी फिल्टर समझ आ गया तो स्लो भी कंप्लीट, रैपिड भी कंप्लीट। अब दोनों इन फिल्टर का वर्क होगा तो ड्यूल मीडिया फिल्टर कहलाएगा। क्लियर है? तो आइए अब करते हैं इसकी बात। हम बात करते हैं सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर की। तो स्लो सैंड फिल्टर को सबसे पहले 1829 में जेम्स सिम्पसन ने दिया था। ठीक है? इसका यूज सबसे पहले कहां किया गया था? सबसे पहले देखिएगा, इट वाज फर्स्ट यूज इन 1829 बाय जेम्स सिम्पसन इन इंग्लैंड। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा आपको कि सर ये क्या बता रहे। कभी कभी मैचिंग में आपको बोल दिया जाएगा और मैचिंग में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में आपको दिक्कत होगी। ठीक है? तो वहां पे हो सकता है उनका ईयर मेंशन कर दे, हो सकते हैं उनके साइंटिस्ट के नेम मेंशन कर दे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स सिम्पसन ने इंट्रोड्यूस किया था। कहां का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। कब किया? 1829 में किया था। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, these filters nowadays obsolete because yes very important question कि आज के दिन में हम इस फिल्टर का यूज नहीं करते, स्लो सैंड फिल्टर का यूज हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर इसका जो आपका रेट ऑफ लोडिंग रेट है वो बिल्कुल स्लोली है। इसके लिए एरिया हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसके जो फिल्टर मीडिया से जो भी वाटर डिस्चार्ज होता है सर वो बिल्कुल स्लोली होता है। इसलिए हम इसका यूज़ आज के दिन में नहीं करते और सर ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बट हाँ, इसकी एक प्रॉब्लम, एक एडवांटेज है इसकी। वो एडवांटेज क्या है? अब देखिएगा, एडवांटेज के बारे में लिख रहा हूं मैं। एडवांटेज क्या है सर आपकी स्लो सैंड फिल्टर की? एडवांटेज है आपके पास स्लो सैंड फिल्टर की कि सर ये क्या है? ये हमें प्योर वाटर देता है। कैसा वाटर देता है सर? प्योर वाटर देता है। बट प्योर वाटर एडवांटेज तो है कि पानी यहां से हमें बिल्कुल क्लीन वाटर मिलेगा, क्लियर वाटर मिलेगा। प्योर वाटर बोलो या क्लियर वाटर बोलो,
प्योर वाटर बोलो या क्लियर वाटर बोलो, बट सर इसके बाद साथ साथ इसकी कुछ ड्रॉबैक भी है। ये ड्रॉबैक क्या है कि सर ये एक तो एरिया ज़्यादा चाहिए इसके लिए, एरिया विल बी मोर, और दूसरा सर क्या चाहिए इसके पास, जिसे लिखा हो मैंने कि इसका बिकॉज लोडिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, बिकॉज लोडिंग रेट, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोडिंग रेट, तो यहां पे लिख देते हैं हम बिकॉज लोडिंग रेट, तो इसका जो लोडिंग रेट होता है वो भी क्या होता है, लोडिंग रेट क्या होता है, लोडिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, लोडिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है इसका, लो होता है, ठीक है, और एरिया भी ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए होता है। और सर एक एडवांटेज ये है कि सर ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या नहीं कर सकता, ट्रीट नहीं कर सकता। तो ये भी हो सकता है सर कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट ट्रीटेड, ऑफ वाटर इज नॉट ट्रीटेड, ठीक है, कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी ये ट्रीट नहीं कर सकता। और नंबर 2, इसके लिए सबसे बड़ा ये भी है कि इसके लिए आपकी वाटर की टर्बिडिटी लेस देन 50 ppm से कम ही होनी चाहिए। वो आगे बताऊंगा, बट इतना जान लीजिएगा कि ऐसा क्यों है सर, किसका यूज हम नहीं करते आज के दिन में। ये है कि एरिया इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए, लोडिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम है, और यहाँ पे हमें वाटर बिल्कुल प्योर मिलता है। बाकी सब ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। ये ही एक पहली है कि यहाँ से हमें क्लियर वाटर मिलता है और प्योर वाटर मिलता है। क्लियर है, तो देखिएगा, दीज फिल्टर नाउ ए डेज ऑब्सोल्यूट, आज के समय में इन फिल्टर का यूज नहीं करते हैं बिकॉज लो लोडिंग रेट, बिकॉज मतलब इसका लोडिंग रेट क्या है, लो है, तो हम लिख देते हैं बिकॉज लो लोडिंग रेट, ठीक है, लोडिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज ए सिंगल मीडिया ग्रेविटी टाइप फिल्टर। तो ये मैंने अभी भी बताया था आपको कि एक प्रकार का क्या है, ये ग्रेविटी फिल्टर भी है और एक सिंगल मीडिया टाइप फिल्टर भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहीं पे लिखा है कि इट इज ए सिंगल मीडिया ग्रेविटी टाइप फिल्टर। उसके बाद स्लो सैंड फिल्टर can be utilized to effluent from the plain sedimentation tank। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास लो सैंडल फिल्टर जिस एफ्लुएंट का यूटिलाइज करता है, यानी कि जिस वाटर का यूटिलाइज करता है, वो कौन सा वाटर होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। ये डियर, अगर आप चाहोगे कि सेडिमेंटेशन टैंक एडिड विद कोगुलेशन वाला एफ्लुएंट आप इसके अंदर ले जाएं, तो इसके वॉइड छोटे होने से वो क्या हो जाएंगे, वॉइड चॉप हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि जब भी आप स्लो सैंड फिल्टर का यूज कर रहे हैं तो वहां पे किस एफ्लुएंट को कैरी करेगा, वो सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के वाटर को ही वो ट्रीट कर पाएगा, वो कोगुलेंट वाले वाटर को ट्रीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर के अंदर जो वॉइड्स है, वॉइड का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और जब आपको पता है कि जो सेडिमेंटेशन एडिड विद कोगुलेशन है उसके अंदर बहुत सारी कुछ इंप्योरिटीज होगी, कोलाइडल भी होगी, डिसॉल्व, सब कुछ हर प्रकार की इंप्योरिटीज होगी, तो क्या करेगी, आपके स्लो सैंड फिल्टर के वॉइड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेगी डियर। क्लियर है। इसीलिए ओनली हेंस यूज टू रिलेटिवली क्लियर वाटर। क्लियर है। तो यहां से आपने यही देखा है कि कब उसका इन्वेंशन हुआ है, कब कौन सा वाटर यूज करेंगे हम सरफेस वाटर, स्लो सैंड फिल्टर में आप कौन से टाइप का वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो आप प्लेन सेडिमेंटेशन का जो भी वाटर है उसका आप ट्रीटेड करेंगे। क्लियर है। अब देख लेते हैं इसका कुछ कंस्ट्रक्शन कि सर इसकी कंस्ट्रक्शन हम किस प्रकार करते हैं। अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले आपको एक कंक्रीट का बेस मटेरियल तैयार करना होता है। क्या करना होता है? कंक्रीट का बेस मटेरियल तैयार करना होता है, और इस कंक्रीट के बेस के मटेरियल के ऊपर आप एक टैंक को इंस्टॉल करते हैं। ये क्या है, आपके पास एक टैंक है जिसको इनक्लोजर टैंक बोला जाता है। कौन सा टैंक बोला जाता है? इनक्लोजर टैंक बोला जाता है। और इनक्लोजर टैंक जो कंसिस्ट होता है ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। मैंने क्या कहा कि सर हमारे पास एक कंक्रीट बेड का बेस होता है जिसके ऊपर हम एक इनक्लोजर रेक्टेंगुलर टाइप का टैंक इंस्टॉल करते हैं, जिसमें आपके 3 वर्किंग चैम्बर होते हैं। पहला होता है इनलेट चैम्बर कि जहां से आपका वाटर एंटर होगा, और ये वाटर भी कौन सा एंटर होगा, यहाँ पे प्लेन सेडिमेंटेशन वाला। तो लिखा है यहाँ पे इनलेट वेल फॉर द रॉ वाटर फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक। क्लियर है।
कहां से जाएगा आपका, ये स्टॉप दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज द इनलेट पॉइंट, ये इनलेट वेल है। याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि जब भी स्लो सैंड फिल्टर की वर्किंग होती है तो नंबर ऑफ वॉल कितने लगे होते हैं, 2। एक तो इनलेट में वॉल लगा है, अब इनलेट में वॉल लगा है, और दूसरा आउटलेट में वॉल लगा है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल कितने हो गए आपके, तो टोटल नंबर ऑफ वॉल हो गए आपके पास 2 स्लो सैंड फिल्टर में। ठीक है, अब जैसे ही आप इस इनलेट वॉल को ओपन करेंगे, जो भी आपका रॉ वाटर फ्रॉम सेडिमेशन टैंक का होगा उसको आप कैरी करोगे इनलेट चैम्बर में। तो इनलेट चैम्बर में आपका कौन सा वाटर रहेगा डियर, तो इनलेट चैम्बर में आपका वाटर रहेगा सेडिमेंटेशन वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इनलेट चैम्बर को आप फर्दर ले जाओगे अपने वर्किंग चैम्बर में। ये क्या है जो आपको यहां से यहां दिख रहा है, दिस इज द वर्किंग चैम्बर। तो मैं वर्किंग चैम्बर को मार्क कर रहा हूं, ये क्या है आपके पास, दिस इज द वर्किंग चैम्बर, दीज आर द वर्किंग चैम्बर। क्लियर है, तो ये वर्किंग चैम्बर है, और ये है जो आपके पास यहां पे ये है, दैट इज इनलेट चैम्बर। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने 3 चैम्बर बोले हैं, पहला चैम्बर इनलेट चैम्बर, और दूसरा चैम्बर आपका वर्किंग चैम्बर, और तीसरा चैम्बर होता है आपका आउटलेट चैम्बर। तो आउटलेट चैम्बर कौन सा हुआ आपका, ये है, दैट इज आउटलेट चैम्बर, आउटलेट चैम्बर। क्लियर है, और ये किसके ऊपर रहता है सर, ये पूरा का पूरा कैसा है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का है, और यहां पे रहता है सर ये किसके ऊपर, आपके बेस मटेरियल के ऊपर। तो ये हम बना देते हैं इसका सर बेस मटेरियल। तो ये क्या हो गया इसका सर, बेस मटेरियल। क्लियर है, दिस इज द बेस मटेरियल। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे सर इनलेट चैम्बर होगा, इनलेट चैम्बर के बाद आपका जो ये वर्किंग चैम्बर होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं सर, ये क्या है हमारा वर्किंग चैम्बर। तो ये क्या है, दैट इज वर्किंग चैम्बर। तो यहां पे लिख देते हैं सर ये हमारे पास, दैट इज वर्किंग चैम्बर। क्लियर है, वर्किंग चैम्बर है। अब देखिएगा, वर्किंग चैम्बर में सबसे नीचे की जो लेयर होती है, बड़े ध्यान दीजिएगा, वर्किंग चैम्बर में सबसे नीचे आपके पास क्या होंगे, हम ग्रेवल का बेस बनाएंगे। ग्रेवल का क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। तो ये ग्रेवल का बेस है आपके पास, कौन सा बेस है, ये ग्रेवल का बेस है। वर्किंग चैम्बर में सबसे नीचे क्या है, ग्रेवल का बेस है। ये क्या है, ग्रेवल का बेस है। सबसे ऊपर जैसे ये मैंने ग्रेवल का लेयर बना रहा हूं, बड़े ध्यान दीजिएगा, मैं समझाऊंगा इसको, अगर आपने ये समझ गए तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, कौन सा लेयर है ये आपका, ये इसको बोल सकते हैं हम, ये है आपका बेस मटेरियल, बेस है, इसको हम बोल सकते हैं सर बेस मटेरियल, दैट इज बेस मटेरियल। क्या है ये आपके पास, बेस मटेरियल्स। और बेस मटेरियल कौन सा है, दैट इज ग्रेवल। कौन सा है, ग्रेवल है। क्लियर है, अब ग्रेवल के टॉप लेयर पे होगी आपके पास फाइन अब ग्रेवल की भी क्या होगी, ग्रेवल ऐसा नहीं कि एक ही साइज का होगा, सबसे ऊपर होगा फाइन ग्रेवल और सबसे नीचे होगा कोर्स ग्रेवल। तो ये भी हम लिख देते हैं सर, सबसे ऊपर की लेयर में होगा आपके पास फाइन ग्रेवल, फाइन ग्रेवल होगा। ठीक है सर, और सबसे नीचे जो होगा सर वो कोर्स ग्रेवल होगा, कोर्स ग्रेवल होगा। सबसे ऊपर आपका फाइन ग्रेवल होगा और सबसे नीचे आपका कोर्स ग्रेवल होगा। यानी कि ये कितनी नंबर ऑफ लेयर में हो सकता है सर, 4 लेयर में होगा। कितनी लेयर में होगा, 4 से 5 लेयर में होगा। यानी कि नंबर ऑफ लेयर कितनी होगी सर इसकी, जैसे आपके पास मैंने यहां पे दिखा दी 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर एंड दैट इज 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी होगी यहाँ पे, 4 से 5 लेयर में होता है। अब ग्रेवल ये बेस का काम करेगा, किसके लिए बेस का काम करेगा, आपकी सैंड की लेयर के लिए। ये दिख रहा है आपको सैंड, यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पे बेस मटेरियल जो आपने ग्रेवल यूज किया वो किसके लिए बेस का काम करेगा, आपके सैंड के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, आपको सैंड दिखाई दे रही है। अब सैंड दिखाई दे रही है, अब सैंड में भी ध्यान रखना कि सैंड भी एक ही टाइप की सैंड नहीं होगी। अब सैंड में मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक सैंड की लेयर भी बनाएंगे हम, तो ये कुछ सैंड की लेयर होगी, कुछ मान लेते हैं ये सैंड की लेयर होगी, कुछ इस प्रकार लेयर अलग अलग होगी। ठीक है, सैंड की लेयर होगी, तो सैंड की जो टॉप वाली लेयर होगी उस लेयर को नाम देंगे हम फाइन सैंड, वो होगा फाइन सैंड की लेयर। कैसी लेयर होगी, फाइन सैंड की लेयर होगी। और जो सर बॉटम पे होगा वो किस प्रकार की लेयर होगी सर, कोर्स सैंड, थोड़ा सा बड़ा साइज।
ठीक है, कोर्स सैंड। क्लियर है सर? ऐसा क्यों कर रहे हैं आपकी सबसे ऊपर सर आप फाइन ही क्यों रख रहे हैं? फाइन इसीलिए रख रहे हैं कि जो भी आपकी पहले छोटी इंप्योरिटीज होगी वो क्या आपकी इसके ऊपर रिटेन हो जाएगी, बड़ी होगी, बड़ी के बाद छोटी होगी, जो बचेगा, इसीलिए मैंने पहले फाइनर डाला। अगर मैं पहले मान लो अगर मैं कोर्सर डाल देता, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल सर आपके पास ये है यहां पे और ये है यहां पे मैंने ग्रेवल की लेयर बनाई है कुछ इस प्रकार से, कुछ ये ग्रेवल है आपके पास, ये ग्रेवल है, ये ग्रेवल है और ये भी ग्रेवल है और ये भी ग्रेवल है, ये भी ग्रेवल है, ये भी ग्रेवल है, ये भी ग्रेवल। अब इनके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, तो जो भी हो सकता है कि आपके पास कुछ फाइनर इंप्योरिटीज भी होगी, तो फाइनर इंप्योरिटीज क्या करने की कोशिश करेंगी, इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगी, तो इसको डिफिकल्ट होगा क्लीन करना। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा क्लीन करना। अगर यहां पे बिल्कुल गैप बिल्कुल नहीं होगा तो कहां से इसके अंदर एंटर करेगी, इसीलिए तो मैंने सबसे ऊपर क्या रखा, फाइनर सैंड की लेयर रखी, ताकि इसके एंटर, ताकि यहां पे जो वाटर आपका परकुलेट होगा उस वाटर के परकुलेट के साथ फाइनर इंप्योरिटीज नहीं आ जाए नीचे, वो कहां पे रिटेन कर जाए, आपके ऊपर ही रिटेन कर जाए। क्लियर है? तो ये भी आपकी सैंड की लेयर होती है। अब जैसे आपने सैंड की लेयर लगाई, याद रखना जितनी डेप्थ ऑफ सैंड की लेयर होगी, सैंड की लेयर की जो डेप्थ रहती है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेवल की सैंड की लेयर थी, इसकी जो डेप्थ रहती है ये रहती है आपके पास 30 to 70 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, 30 से 70 सेंटीमीटर के पास। और जो सैंड की जो लेयर रहती है हमारे पास, वो रहती है हमारे पास कितनी, 90 to 110 सेंटीमीटर, 90 से 110 सेंटीमीटर। आपको ग्रेवल की डेप्थ अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू वाटर डेप्थ, कि जितनी डेप्थ आपने सैंड रखी उतनी ही डेप्थ आपको वाटर की रखनी है। तो ये क्या रख दिया आपने ऊपर, वाटर की डेप्थ कितनी रख दी है यहाँ पे, 90 सेंटीमीटर। तो वाटर डेप्थ भी आपको कितनी रखनी, उतनी ही रखनी, जितनी आपने सैंड की डेप्थ रखी उतनी ही आपको वाटर डेप्थ रखनी, तो कितनी, 90 to 110 सेंटीमीटर रखनी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से पानी आपका परकुलेट होके आएगा और पानी यहां पे कहां आएगा, अब नीचे आपकी किसके आएगा, अंडर ड्रेन के नीचे आएगा। तो अंडर ड्रेन कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपकी बीच में ये सेंट्रल पाइप होगी, कौन सी पाइप होगी सर, सेंट्रल पाइप होगी। सेंट्रल पाइप के दोनों तरफ कौन सी होगी आपकी, लेटरल पाइप। तो ये होगी आपके पास लेटरल पाइप, कौन सी पाइप होगी सर, लेटरल पाइप। और ये क्या है आपके पास, पूरा ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है और ये है वॉल। रेक्टेंगुलर टैंक और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, ये भी पूछा जाता क्वेश्चन में। तो ये रहेगा आपके पास 50 to 60 सेंटीमीटर, 50 to 60 सेंटीमीटर के आसपास, कि जो आपका जो भी आपका टैंक की वॉल और लेटरल पाइप के बीच की जो स्पेसिंग रहेगी हमारी, वो कितनी रहेगी, 50 to 60 सेंटीमीटर। और जो लेटरल टू लेटरल, मतलब लेटरल पाइप और लेटरल पाइप के बीच का जो स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 to 5 मीटर के बीच की रहेगी, कि इन दोनों के बीच। तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, और ये जो आपके पास ये जो लेटरल पाइप्स होगी ये परफोरेटेड होगी, दोनों तरफ से पानी आएगा नीचे, यहां से भी पानी आएगा, यहां से भी पानी आएगा, ऊपर नीचे से दोनों से, और ये पानी आपका कहां चला जाएगा, आपके आउटलेट के अंदर चला जाएगा। तो आपके कहां आ गया ये सर, आउटलेट चैम्बर के अंदर आ गया। तो आउटलेट चैम्बर में हम पहुंच गए हैं भाई, बिल्कुल सर पहुंच गए हैं अपने आउटलेट चैम्बर में। तो यहां पर आगे हम अपने, दैट इज आउटलेट चैम्बर में। ठीक है, आउटलेट चैम्बर में आ गए। अब आउटलेट चैम्बर को तब तक भरते रहेंगे जब तक ये पूरा ऊपर तक कांस्टेंट हेड तक ना पहुंच जाए। क्लियर है? अब आपने इसको पूरा भर दिया। अब इसको आप किससे, अब जब आपने जैसे ही आपका यहां तक क्या हो गया है, आउटलेट चैम्बर पूरी तरह से भर गया है पानी से, और यहां पे आपका किस प्रकार का वाटर आया, क्लीन वाटर आया। किस प्रकार का वाटर आया, अब प्योर वाटर या क्लियर वाटर। तो आपको यहां पे मिला क्लियर वाटर, तो मैं लिख देता हूं, यहां पे मिल गया सर हमें क्लियर वाटर। तो दैट इज क्लियर वाटर। कहां मिला ये आपको सर, आउटलेट चैम्बर में, आउटलेट चैम्बर में, आउटलेट चैम्बर में मिल गया। ठीक है, अब सर जैसे ही हमें ये आउटलेट चैम्बर में मिल गया, तो सर इसको हमने पूरा फिल कर दिया, मान लो इसको पूरा फिल कर दिया। अब सर हम यहां पे अपने आउटलेट चैम्बर में एक एडजस्टेबल टेलीस्कोप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक एडजस्टेबल टेलीस्कोप। तो यहां पे क्या लगा दो सर, एक एडजस्टेबल टेलीस्कोप लगा दो।
तो मैंने क्या लगा दिया सर यहाँ पे, एडजस्टेबल टेलीस्कोप। सर ये क्यों लगाया कि जितना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से आपको वाटर चाहिए वो आपको किस में पता चलेगा, एडजस्टेबल में, ठीक है, एडजस्टेबल ऑफ टेलीस्कोप। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ये क्या लगाया मैंने, एडजस्टेबल टेलीस्कोप। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, दैट इज एडजस्टेबल टेलीस्कोप लिखा है वैसे तो यहां पे, अगर आपको दिखाई देगा पर कोई बात नहीं, दैट इज एडजस्टेबल टेलीस्कोप, ठीक है, एडजस्टेबल टेलीस्कोप। क्लियर हुआ। अब ये क्या करेगा सर कि जितने रेट ऑफ फिल्टर से आपको वाटर चाहिए वो आपको कौन बताएगा, एडजस्टेबल टेलीस्कोप बताएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे ड्रेन वेल ओपन करेंगे, ड्रेन वेल से पानी बाहर जाएगा, ठीक है। पहले ये ड्रेन वेल आपका ऑफ रहेगा जब तक आपका पानी यहां से ट्रीट हो रहा है। जैसे ही आपका पानी कंप्लीटली ट्रीट होके आउटलेट चैम्बर में आ जाएगा वैसे ही आप इसको ड्रेन वेल को ओपन करेंगे और अपने वाटर को सप्लाई कर दोगे डियर। तो दिस इज द, ये था आपका जो सबसे टिपिकली सेक्शन था आपका स्लोस एंड फिल्टर का। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम आगे। अब रहती है सर इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोस एंड फिल्टर, कि इसका सर कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में आपको देखना है कि ये इनक्लोजर टैंक होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर। तो मैं लिखता हूं कि सर ये इनक्लोजर टैंक होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टैंक, इट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर। इसमें 3 चैम्बर से कंसिस्ट होता है। ये 3 चैम्बर कौन कौन से हो सकते हैं सर आपके पास, एक तो सर इनलेट चैम्बर होता है, एक इनलेट चैम्बर होता है, बिल्कुल होता है सर। एक सर हमारे पास वर्किंग चैम्बर होता है, वर्किंग चैम्बर होता है। और एक सर हमारे पास आउटलेट चैम्बर होता है, आउटलेट चैम्बर होता है। तो यहां पे भी तो मैंने बताया है आपको, ठीक है। जो ये बीच वाला है आपके पास, जिसको मैं भी दोबारा से आपको बता देता हूं, ये वाला जो है दिस इज द, ये कौन सा चैम्बर है आपके पास, वर्किंग चैम्बर। तो यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज वर्किंग चैम्बर। ये क्या है सर हमारे पास, वर्किंग चैम्बर। क्लियर है। तो वर्किंग चैम्बर भी आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। क्लियर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि सर इट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर। फर्स्ट इज इनलेट चैम्बर, सेकंड इज वर्किंग चैम्बर एंड थर्ड इज आउटलेट चैम्बर। उसके बाद सर ये किसका बना होता है, ये बना होता है आपके पास, इट सबसे पहले ये कौन किस टाइप का टैंक होता है सर, रेक्टेंगुलर। ये क्या है, इट इज ओपन वाटर टाइट, ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक, ओपन टाइट वाटर रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है कि कैसा टैंक है सर, ये रेक्टेंगुलर टैंक है सर। किसका बना होता है, इट इज मेड ऑफ मैशनरी, ये मैशनरी का बना होता है और कंक्रीट का बना होता है। क्लियर है, बिल्कुल। तो यहां पे 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होता है कि अब इस टैंक का कुछ ना कुछ बेड स्लोप भी होता है भाई। ऐसा नहीं है कि आपने इस टैंक को बिल्कुल ही अपनी बेस स्लिप पे रख दिया है, इसका कुछ ना कुछ ये रहता है, बेड का स्लोप रहता है। अगर हम इसको बिल्कुल ही स्लोप पे नहीं रखेंगे तो पानी इस पे बिल्कुल ही स्टैंड रहेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बेड स्लोप पे लगते हैं 1 in 100 पे, ताकि इसके ऊपर कोई भी पानी ना रुक पाए। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि जो बेड स्लोप रहता है इसका वो कितना रहता है, बेड स्लोप रहता है इसका 1 in 100 टुवर्ड्स दी सेंट्रल ड्रेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि सर जो ये मैंने आपको दिखाया है, ये वाली जो सेंट्रल ड्रेन आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये वाली आपको ये पता नहीं लग रहा होगा कि सर ये वाली लाइन जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये एक सेंट्रल ड्रेन है। तो सेंट्रल ड्रेन यहाँ से ये परफोरेटेड पाइप है, ठीक है, ये लेटरल पाइप आपकी कैसी होती है, परफोरेटेड। ठीक है, तो ये तो आपको सामने से दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको 3D व्यू में दिखा दिया है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज द
परफोरेटेड यानी कि पोरस लेटरल पाइप, ठीक है, तो उसी तरह से होती है टुवर्ड्स दी सेंट्रल ड्रेन। अब सर जो फिफ्थ पॉइंट कि जो सर डेप्थ ऑफ द टैंक रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, डेप्थ ऑफ द टैंक जो रहती है आपके पास वो रहती है दैट इज 2.5 टू 3.5 मीटर रहती है, क्लियर है। और सर इसका जो प्लान एरिया रहता है वो कितना रहता है, सर जो प्लान एरिया रहता है इसका वो रहता है 100 टू 2000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इनक्लोजर टैंक कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो किस पे खड़ा होता है, आपका बेस ऑफ द कंक्रीट पे खड़ा होता है, मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है। और किसका बना होता है, मैशनरी का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है। बेड स्लोप रहता है 1/100 टुवर्ड्स द सेंट्रल ड्रेन। डेप्थ रहती है 2.5 टू 3 प्लान एरिया रहता है इसका 100 टू 2000 स्क्वायर मीटर, क्लियर है। तो दिस इज द इनक्लोजर टैंक की जितनी भी बातें थी। अब देखिएगा, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। अब दूसरा रहता है सर फिल्टर मीडिया, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो हमने फिल्टर मीडिया यूज किया गया है वो कौन सा किया गया है, फिल्टर मीडिया आपका है ये फिल्टर मीडिया, ये वाला फिल्टर, सैंड वाले को हम बोलेंगे फिल्टर मीडिया, सैंड वाले को हम क्या बोलेंगे, फिल्टर मीडिया। तो मैं लिख देता हूं सैंड वाले को सर फिल्टर मीडिया, तो सैंड वाले को बोलेंगे सर हम जो आपका फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया, सैंड वाले को क्या बोला जाएगा, आपका फिल्टर मीडिया। और फिल्टर मीडिया किस पे सपोर्ट है सर, वो है आपके बेस मटेरियल पे, और बेस मटेरियल क्या है, ग्रेवल है। तो फिल्टर मीडिया सैंड है और बेस मटेरियल आपका ग्रेवल है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिल्टर मीडिया और बेस मटेरियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे फिल्टर मीडिया, तो फिल्टर मीडिया आपका किसका कंसिस्ट होता है, फिल्टर मीडिया क्या है आपके पास, दैट इज सैंड है। फिल्टर मीडिया क्या है यहाँ पे, सैंड है। और सर सैंड भी आपके पास क्या है, ये आपके पास कुछ फाइनर सैंड है, तो मैं लिख देता हूं कुछ फाइनर सैंड है और कुछ आपके पास कोर्सर सैंड है, कुछ कोर्सर सैंड है, क्लियर है। फाइनर सैंड आपका कहां पे सेटअप है सर, टॉप ऑफ दी लेयर, टॉप ऑफ दी लेयर पे है, टॉप ऑफ दी लेयर पे है, ठीक है। और उसी तरह से जो आपका कोर्स सैंड है वो कहां है, बॉटम ऑफ दी फिल्टर मीडिया, बॉटम ऑफ दी फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया पे है, क्लियर है। सर यहां पे टॉप ऑफ दी लेयर पे आपने सर फाइन ही क्यों डाला है, ताकि टू रिमूव बैक्टीरिया, टू रिमूव फाइनर इंप्योरिटीज, टू रिमूव फाइनर इंप्योरिटीज, ठीक है। और बॉटम पे आपके पास क्या है, बॉटम ऑफ द फिल्टर मीडिया पे क्या है आपका कोर्सर सैंड है। उसी प्रकार दूसरा कि सर डेप्थ कितनी रहती है सर इसकी, सर डेप्थ रहती है आपके पास, डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया, डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया अपने पास कितनी देनी है, ये होती है 90 टू 110 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 टू 110 सेंटीमीटर होती है, क्लियर है। और यहां पे जो इफेक्टिव साइज कितना, इफेक्टिव साइज आप सभी को पता होता है कि जिसको D10, इसको किसने दिया था, एलन हेजन ने, ठीक है। और एलन हेजन D10 का मतलब है कि कितने % पार्टिकल्स आर फाइनर है, तो इसका मतलब D का मतलब हो गया, D का, अब ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे, D का मतलब है यहाँ पे साइज, और 10 का मतलब है परसेंटेज फाइनर, 10 का मतलब है परसेंटेज फाइनर, कि 10% फाइनर है आपके D10 से, ठीक, इसके साइज से, कि जो भी आपका यहाँ पे फिल्टर मीडिया का जो भी साइज होगा उसके जो 10% पार्टिकल्स है जो इससे फाइनर होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे D10 का भी कितना रहना चाहिए, ये रहना चाहिए आपके पास, दैट इज 0.2 टू 0.4 के बीच में, ठीक है, ये रहना चाहिए टू 0.4 टू 0.4 रहना चाहिए। उसी तरह से आपका रेक्स एक और होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम CU बोलते हैं,
ठीक है। और ये इसकी कितनी होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितनी रहनी चाहिए आपके पास, 1.8 to 3 मीटर के बीच में, 1.8 to 3 मीटर इसकी रेंज में रहनी चाहिए। कई बुकों में ये 2.5 भी लिखा होगा, ठीक है, इसके रेंज में रहनी चाहिए। अब यहां पे सर ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपको क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है आपके डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फिल्टर मीडिया। ये क्या इंडिकेट करती है कि आपके पास कितने पार्टिकल्स जो है वो क्या है, डिफरेंट साइज के हैं आपके सॉइल मास के अंदर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सर जो टॉप लेयर होती है फाइनर टू रिमूव द मोर बैक्टीरिया, और जो आपके पास कोर्सर सैंड होती है बॉटम पे, तो ये क्या करती है, टू रिमूव रिमेनिंग इंप्योरिटीज। तो टू रिमूव, इसको लिख दो, टू रिमूव रिमेनिंग इंप्योरिटीज। क्लियर है। तो ये चीज भी हमें क्या होगी है, क्लियर होगी। तो फिल्टर मीडिया भी आपने जान लिया है। अब फिल्टर मीडिया के बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज बेस मटेरियल की। किसकी बात करते हैं, बेस मटेरियल की। और बेस मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, ग्रेवल होता है। और ग्रेवल कैसा होना चाहिए आपके पास, ड्यूरेबल होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, हार्ड होना चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी सैंड आप यूज कर सकते हैं, आप रिवर सैंड भी यूज कर सकते हैं। वैसे हम रिवर सैंड को ही मोस्टली प्रेफर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया में जो सैंड यूज करते हैं उस सैंड का नाम है सिलिका सैंड। क्लियर है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको पिछला, ठीक है। अब ग्रेवल की बात आती है, तो जो ग्रेवल होता है ये सपोर्ट करता है आपके सैंड को। ग्रेवल इज सपोर्ट टू दी सैंड। किसको सपोर्ट करता है, आपके सैंड को सपोर्ट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सर, इसकी थिकनेस। अभी बताई थी मैंने, इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 30 to 70 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है इसकी, 5 to 6। टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है, नंबर ऑफ लेयर होती है इसकी 5 to 6, ठीक है। वैसे तो 4 लेयर में भी आप काम करा सकते हैं, एक टॉप लेयर और 2 इंटरमीडिएट और बाकी आपके पास बॉटम लेयर। क्लियर है। उसके बाद 4th पॉइंट, टॉप लेयर कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन साइज ऑफ ग्रेवल, फाइन ग्रेन साइज ऑफ ग्रेवल, ठीक है। और उसी तरह से 5th पॉइंट, और जो बॉटम लेयर होती है, बॉटम लेयर consist of coarser grain size of gravel। क्लियर है। तो ये चीज भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो बेस मटेरियल के बारे में ज्यादा नहीं था, जो जितना था यही काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आता है आपके पास अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो मैंने आपको अभी भी बताया है डायग्राम के थ्रू, अंडर ड्रेनेज सिस्टम कि जब आपका इनलेट से वर्किंग चैम्बर और वर्किंग चैम्बर से आपका पानी कहाँ एंटर हो गया है, आपके अंडर ड्रेन में हो गया है। यहां हम उसको बोल सकते हैं अंडर ड्रेन कमिंग फ्रॉम दी बोथ साइड डिस्चार्ज। ये दोनों तरफ से पानी आ रहा होगा, इस तरफ से भी पानी आ रहा होगा, उस तरफ से भी पानी होगा, पर आपको तो अभी ये टॉप से दिख रहा है, तो टॉप से आपको सामने से दिख रहा है, ठीक है। इनटू द मेन सेंट्रल ड्रेन, इनटू द मेन सेंट्रल ड्रेन। ये जो आपकी सेंटर पाइप है इसको आप सेंट्रल ड्रेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दैट इज सेंट्रल ड्रेन। क्लियर है। तो यही हमें देखना है अब यहां पे। तो यहां पे आपके पास क्या बोलता है, बेस मटेरियल हो गया भाई ये। यहां पे देखिएगा, द ग्रेवल सपोर्ट इज लेड ऑन दी टॉप ऑफ अनड्रेन्ड सिस्टम, कि ये क्या होता है, इसके ऊपर टॉप में क्या होता है, इस अनड्रेन्ड सिस्टम के टॉप किससे कवर होता है, आपका ग्रेवल से कवर होता है, थ्रू विच फिल्टर वाटर इज अल्टीमेटली रीच टू दी टैंक, ताकि आपका फिल्टर वाटर अल्टीमेटली क्या कर जाए, रीच कर जाए आपके टैंक के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पाइप और लेटरल पाइप। ये किससे कंसिस्ट होता है, आपका अनड्रेन्ड सिस्टम आपके पास सेंट्रल पाइप से कंसिस्ट होता है और लेटरल पाइप से कंसिस्ट होता है। लेटरल पाइप जो यहाँ पे होती है वो कैसी, किस टाइप की पाइप होती है सर, पोरस पाइप होती है। कैसे होती है सर, वो पोरस पाइप होती है, ठीक है।
उसके बाद लेटरल पाइप्स आर प्लेस्ड 3 to 5 मीटर अपार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ फ्लोर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो स्पेस देना है, स्पेसिंग देनी है, यानी कि किसके बीच में, लेटरल पाइप के बीच की जो स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 to 5 मीटर की रहेगी। कितनी स्पेसिंग, अब दो लेटरल पाइप के बीच की स्पेसिंग कितनी देनी है आपने, 3 to 5 मीटर पे देनी है, 3 से 5 मीटर पे देनी है। और इनका डिस्टेंस वॉल से लेके वॉल से कितनी दूर होनी चाहिए, ये 50 to 60 सेंटीमीटर की आपके पास जहां पे आपकी वॉल लगी है टैंक की और जहां पाइप लगा रहे हैं उसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 to 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। वैसे तो यहां पे लिखा है कि 30 to 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी हो सकता है 30 to 60 सेंटीमीटर रखो या 50 to 60 सेंटीमीटर रखो, ठीक है, 30 to 60 कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा यार, ठीक है। उसके बाद होता है कि लेटरल स्टॉप्ड अबाउट, जो लेटरल स्टॉप्ड होता है आपके पास वो 50 to 50 से 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ द टैंक होता है। क्या होता है वो, 50 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल टैंक होता है। उसके बाद द लेटरल्स आर कलेक्टेड द फिल्टर वाटर एंड डिस्चार्ज इनटू द मेन ड्रेन। और इस तरह से जो फिल्टर, इस तरह से क्या होता है, लेटरल जो कलेक्ट करते हैं आपके फिल्टर वाटर को और क्या कर लेते हैं, उसका डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे यहां पे फिर से देखो कि इसने क्या किया, इसने दोनों ने क्या किया, पानी ने अब आपकी सेंट्रल ड्रेन ने क्या किया, दोनों तरफ से पानी को कलेक्ट किया, किससे, आपकी लेटरल पाइप से, और उसको कहां पे ले गए, उसको अपने आउटलेट के अंदर ले गए। तो आउटलेट के अंदर ले गए और आउटलेट को तब तक हमने फिल करते रहे जब तक ये कंप्लीट फिल ना हो जाए। और उसके बाद हमने आउटलेट को एक एडजस्टेबल टेलीस्कोप से कनेक्ट करवाया ताकि वो मेरे पानी के रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का पता बता सके, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया है। अब बेस मटेरियल कंप्लीट हो गया आपके पास, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया था कि एक इनलेट चैम्बर होता है, एक आउटलेट चैम्बर होता है, एक वर्किंग चैम्बर होता है। वर्किंग चैम्बर के अंदर आपने पढ़ा है कुछ फिल्टर मीडिया पढ़ा, बेस मटेरियल पढ़ा और आपने अनड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, ये तीनों ही आए वर्किंग चैम्बर के अंदर, क्लियर है। उसके बाद जो फोर्थ आता है आपके पास, दैट इज इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट। इनलेट अरेंजमेंट आप इस प्रकार से करते हैं ताकि जो आप अपना वाटर, जो भी आप एफ्लुएंट कैरी कर रहे हो, कौन सा एफ्लुएंट ले जा रहे हो आप स्लो सैंड फिल्टर में, सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन वाला, तो यही लिखा होगा कि इनलेट चैम्बर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एडमिटिंग द एफ्लुएंट फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड लेयर ऑफ द फिल्टर, ठीक है। आप इसीलिए यहां पे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का ही एफ्लुएंट लेंगे ताकि आपकी सैंड की लेयर पे कोई ना कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। आप कोगुलेशन वाला नहीं लेंगे क्योंकि कोगुलेशन क्या कर देगा कि जो भी आपका स्लो सैंड का फिल्टर मीडिया है उनके वॉइड्स छोटे होने के बावजूद उनको ब्लॉक कर देगा, मतलब वो बंद हो जाएंगे पूरी तरह से। इस तरह से आपका स्लो सैंड फिल्टर वर्क करना खत्म कर देगा, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जो स्लो सैंड फिल्टर में हम किस वाटर का यूज करेंगे, जो आपका वाटर होगा, जो भी आपका एफ्लुएंट होगा, किसके अंदर, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, क्लियर है। ए फिल्टर वाटर वेल इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन द आउटसाइड, और इस तरह से आउटसाइड to collect the filter water coming out from the main central pipe, क्लियर है। आउटलेट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी सारा फिल्टर वाटर था उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आपने उसको तब तक फिल किया और फिल करने के बाद उसको आपने सेंट्रल पाइप के थ्रू आउटलेट कर दिया, तो वही तो बताया इसने। उसके बाद इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एडजस्टेबल टेलीस्कोप जर्नली यूज, और इस प्रकार से आपने अगर कंट्रोल द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, अगर आपने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कंट्रोल, मतलब जितना आपको पानी चाहिए उसके हिसाब से ही आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देना है, तो ये आपको कौन बताएगा, तो इसके लिए आप वहां पे एक टेलीस्कोप का एडजस्टेबल करेंगे जो बताएंगे कि कितना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, उससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म रहेगा, क्लियर है। आगे बात करते हैं अब हम कुछ ऑपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, कि कुछ इसके ऑपरेशन भी है जो आपके स्लो सैंड फिल्टर के। पहला ऑपरेशन क्या बोलता है कि जो भी वाटर आप ट्रीट कर रहे हैं फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक अलाउड टू एंटायर द इनलेट चैम्बर, कि उसको एंटर होना पड़ेगा अपने इनलेट चैम्बर से, और इनलेट चैम्बर से कौन सा वाटर आएगा आपका, सेडिमेंटेशन वाला,
ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द वाटर गेट्स परकुलेट थ्रू द फिल्टर मीडिया, और ये वाटर जो होगा ये परकुलेट होगा आपका फिल्टर मीडिया से एंड गेट्स प्यूरिफाइड थ्रू द फिल्ट्रेशन। क्लियर है। उसके बाद फिल्टरिंग एक्शन मोस्टली टेक प्लेस और नियर एट दी सरफेस ऑफ दी सैंड, और ये जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये नियर अबाउट होना चाहिए आपका सैंड। ऐसा नहीं है कि आपका फिल्टरिंग करने का लिए मतलब इसको एक साथ साथ एडजस्टेबल किया जाता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है। एट द सरफेस ए मैट और स्मूज टेक लेयर्स आर रैपिडली बिल्ट अप, और इस प्रकार से यहां पे ना एक लेयर बनती है जिस लेयर को या तो मैट लेयर बोलते हैं या स्मूज टेक लेयर बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या बनती है, किसके ऊपर क्या बन जाती है, अब आपकी एक लेयर फॉर्म हो जाती है, कुछ इस तरह से एक लेयर फॉर्म हो जाती है, मैट लेयर या उसको बोलते हैं स्मूज टेक लेयर। ये लेयर बन गई कुछ, इस लेयर का फॉर्मेशन होता है। याद रखना है कि स्लो सैंड फिल्टर में किस लेयर का निर्माण होता है, तो आपकी मैट लेयर का निर्माण होता है या शूज मेजेट लेयर का निर्माण होता है। क्लियर है। तो ये मैंने आगे लिख दिया है आपके पास। ठीक है, कि यहां पे शूज मजडेक लेयर का निर्माण होता है जो रैपिडली बिल्ट अप होती है। द स्लो सैंड फिल्टर शुड नॉट बी ट्रीटेड विद कोगुलेंट, ये कि जो आपका स्लो सैंड फिल्टर है ये ट्रीट नहीं करता आपके कोगुलेंट को। क्यों नहीं करता कोगुलेंट, जो कोगुलेंट वाला एफिलेंट होता है उसको ट्रीट नहीं करता बिकॉज दे फॉर्म्ड डर्टी स्किन बाय फ्लॉग। ये क्या करता है, एक डर्टी स्किन का फ्लॉग बना देता है जो आल्सो अफेक्ट करता है आपके वर्किंग ऑफ दी स्लो सैंड फिल्टर को। क्लियर है। तो इसलिए अगर आप कभी भी गलती से भी कोगुलेंट वाला वाटर यूज मत कीजिएगा स्लो सैंड फिल्टर में, नहीं तो आपकी स्लो सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट कि जो डेप्थ ऑफ वाटर ऑन फिल्ट्रेशन मीडिया इज केप्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेप्थ ऑफ सैंड लेयर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी आपके वाटर की डेप्थ होगी उतनी ही डेप्थ आपको किसकी रखनी है, अपने फिल्टर मीडिया की रखनी है, यानी कि सैंड की लेयर रखनी है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने सैंड की लेयर 90 to 110 सेंटीमीटर रखी तो वाटर की डेप्थ भी आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 90 से 110 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कि जो लॉस ऑफ हेड इज कॉल्ड, कि जो भी यहां पे लॉस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, फिल्टर हेड बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिल्टर हेड रहती है 0.7 to 1.2 मीटर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिल्टर हेड कितनी रहती है, 0.7 to 1.2 मीटर रहती है, और इक्वल टू 0.7 और 0.8 टाइम्स द डेप्थ ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। आस्क्स द एग्जामिनर, यहां से क्वेश्चंस बहुत बारी पूछा गया है कि जो आपका लॉस ऑफ हेड होता है 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर होता है। क्लियर है। इसके बाद क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज नॉट डन बाय बैक वॉशिंग, कि जो आप स्लो सैंड की जो क्लीनिंग होती है उसको आप ऐसा तो नहीं है कि आपने स्लो सैंड यूज करते गए, एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि उसको क्लीन करना पड़ेगा, बट इसको हम बैक वॉशिंग नहीं कर पाते हैं। ब्लैक वॉशिंग आपकी किस में की जाती है, रैपिड सैंड फिल्टर में की जाती है। यहां पे आप क्या करते हैं, द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय स्क्रैपिंग। क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, और इसको आप अपने नेल से भी क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। इसकी जो टॉप लेयर होती है वो कितनी होती है, 1.5 to 3 सेंटीमीटर की टॉप लेयर बनती है, जिसको आप इजिली आप अपने नेल से भी रिमूव कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन क्लीनिंग, कि जो भी आपका अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा क्लीनिंग का वो कितना रहेगा, 0.2 to 0.6% ऑफ द टोटल फिल्टर वाटर। टोटल फिल्टर वाटर का कितना पानी यहां पे लगेगा, 0.2 से 0.6%। क्लियर है। आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ इट इज नॉट यूज इमीडिएटली। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर जैसे ही आपने इसको क्लीन कर दिया है आप इसका तुरंतली यूज नहीं कर पाएंगे, उसको आपको क्या रखना पड़ेगा, उसको आपने ओपन करके रखना पड़ेगा। इट इज द 24 to 36 आवर्स के लिए, 1 से 2 दिन के लिए इसको खुला रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसमें आपके पास कुछ सम बैक्टीरियाज हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग इज 1 to 3 months, और इसकी जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस रहता है वो 1 से 3 मंथ के अंदर अंदर इसकी हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है डियर। क्लियर है। नेक्स्ट
उसके बाद आता है आपके पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंस डाटा। अगर हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सर इसका रेट ऑफ लोडिंग या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो मैं लिखता हूं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, कि जो सर इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है आपके पास 100 से लेके 200 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? मैं इसका कंपैरिजन भी करवाऊंगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे आप डाटा है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जो एफिशिएंसी ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर होता है, स्लो सैंड फिल्टर टू रिमूवल द बैक्टीरिया, वो कितनी होती है आपके पास, वो होती है आपके पास दैट इज 97 to 98%। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो आपके पास स्लो सैंड फिल्टर की जो एफिशिएंसी होती कितनी होती है, 97 to 98% होती है। बट इफ द वाटर इज, परंतु इफ द वाटर इज प्री क्लोरिनेटेड, कि अगर आपका वाटर क्या हो, प्री क्लोरिनेटेड हो, देन द efficiency of the slow sand filter is 99 कितनी हो जाएगी, 99.5 to 99.9% हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर कितनी हो जाएगी, 99.5 to 99.9% ऑफ बैक्टीरियल रिमूवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि एफिशिएंसी हो सकती है 97 to 98, बट बड़े एग्जाम में उलझा के देगा कि उसको क्या कर दिया है, अगर वो वाटर पहले से ही प्री क्लोरिनेटेड है, प्री क्लोरिनेटेड कि ट्रीटमेंट को करने से पहले ही जो आपने क्लोरीन उसमें ऐड कर दी, दैट इज नॉन एज प्री क्लोरिनेटेड। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कितनी आएगी, 99.5 to 99.9% आएगी। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि इट इज लेस इफेक्टिव। ये क्या है हमारे पास, इट इज लेस इफेक्टिव है। कब है सर, लेस इफेक्टिव टू रिमूविंग द कलर, ये आपके पास क्या है, लेस इफेक्टिव है टू रिमूविंग द कलर, बट इट आल्सो, बट क्या है, इट आल्सो रिमूविंग द algae and but also removing the algae and planktons etc। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज हम स्मॉल प्लांट में करते हैं। इट्स यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लांट्स। कहाँ करते हैं, स्मॉलर प्लांट्स के अंदर करते हैं, जैसे कि आपका गांव वगैरह में हो गया, विलेजेस में हो गया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, इट इज डिजाइन, इसको डिजाइन किया जाता है, इट इज डिजाइन टू मैक्सिमम डेली डिमांड और टू टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, दैट इज 2Q। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि इसको डिजाइन किया जाता है या तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाएगा या फिर 2 टाइम्स ऑफ Q मतलब एवरेज डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका जो प्लान एरिया ऑफ फिल्टर होता है वो भी पूछा जाता है आपके पास कि प्लान एरिया ऑफ फिल्टर, जो प्लान एरिया ऑफ फिल्टर होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ लोडिंग, ROF, रेट ऑफ लोडिंग। ROF क्या है आपके पास, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और Q क्या है हमारे पास, दैट इज डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद प्लान एरिया के बाद आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ बेड्स ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, नंबर ऑफ स्लो सैंड
फिल्टर, नंबर ऑफ बेड, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ बेड ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज बेस्ड अपॉन एरिया, बेस्ड अपॉन एरिया, कि जो आपके पास नंबर ऑफ बेड है स्लो सैंड फिल्टर का वो बेस्ड होते हैं आपके एरिया पे। जैसे कि अगर आपका एरिया अप टू 20 मीटर है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फिल्टर चाहिए, 2 नंबर ऑफ फिल्टर चाहिए। 2 नंबर ऑफ फिल्टर का मतलब क्या है, 1+1, एक का मतलब है वर्किंग और एक स्टैंड बाय। एक का मतलब है वर्किंग, एक जो वर्किंग कर रहा होगा, और दूसरा आपको स्टैंड बाय में चाहिए। स्टैंड बाय क्या होता है कि हो सकता है आपका वर्किंग वाला कभी खराब हो जाए तो आप स्टैंड बाय वाला यूज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर सर 20 मीटर से लेके 249 मीटर तक हुआ, मीटर स्क्वायर तक, तो आपको कितने देने हैं, 3 नंबर देने हैं, 3 नंबर ऑफ बेड्स देने हैं, जिसमें से 2 आपके पास वर्किंग रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, स्टैंड बाय रहेगा। तो मतलब 2 का मतलब वर्किंग रहेगा W और N का मतलब स्टैंड बाय रहेगा। उसी तरह से सर अगर 249 से मीटर स्क्वायर से लेके आपके पास 649 मीटर स्क्वायर तक हो गए तो आपको कितने देने हैं सर, 3 नंबर देने हैं, यानी कि सर 3 नहीं सर 4 नंबर देने हैं। तो आपको देने हैं सर 4 नंबर, और 4 नंबर में भी कितने देने हैं सर, 3 + 1। सर 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है सर 3 वर्किंग में और एक स्टैंड बाय। क्लियर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट, अगर सर 650 मीटर स्क्वायर से लेके आपके पास कितना, 1200 मीटर स्क्वायर तक, तो आपको कितने देने हैं, तो आपको 5 नंबर देने हैं। 5 नंबर मतलब 4 वर्किंग में और एक स्टैंड बाय। 4 मतलब वर्किंग में और एक आपका स्टैंड बाय। क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट, अगर सर हमारे पास एरिया इज मोर देन 1201 मीटर स्क्वायर से हुआ तो आपको कितने देने हैं, 6 नंबर देने हैं। 6 नंबर मतलब 5 वर्किंग में देने हैं प्लस एक स्टैंड बाय देना है। क्लियर है। और उसके बाद लास्ट पैरामीटर रहता है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ फिल्टर। लेंथ एंड फिट जो अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो अगर लेंथ एंड विड्थ ऑफ फिल्टर कितना देना है, वो देना है आपको, वो देना है इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। क्लियर है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको यहां पे याद रखना है। क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इसके इंपॉर्टेंट डाटा क्या क्या है थे। सबसे पहले था कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, 100 से 200 रहेगा। आपके पास एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल बैक्टीरिया कितनी रहेगी, 97 to 98% रहेगी। अगर आपका वाटर प्री क्लोरीनेटेड है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, 99.5 से लेकर 99% तक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये सर कलर को रिमूव करने में लेस इफेक्टिव है, और ये क्या करता है, इट आल्सो रिमूव एल्गी एंड प्लैंक्टन्स को रिमूव कर सकता है। इट इज यूज फॉर स्मॉल प्लांट और विलेजेस में इसका यूज कर सकते हैं हम। इट इज डिजाइन टू मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाएगा, या 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाएगा। ठीक है। और इसका ये भी है कि सर इसका यूज आप लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट वाटर के लिए नहीं करते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको देखना था यहाँ की प्लेन एरिया ऑफ फिल्टर क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। क्लियर है। नंबर ऑफ बेड ऑफ स्लो सैंड फिल्टर डिपेंड करते हैं आपके एरिया के ऊपर। अगर आपका एरिया अप टू 20 मीटर स्क्वायर तक है तो वहां पे 2 नंबर ऑफ फिल्टर बेड लगेंगे, एक आपका वर्किंग में रहेगा, एक आपका स्टैंड बाय रहेगा। उसी तरह 20 से 249 मीटर स्क्वायर तक एरिया हुआ तो 3 नंबर ऑफ लगेंगे, 2 वर्किंग में, एक स्टैंड बाय में। उसी तरह से 249 मीटर स्क्वायर से लेकर 649 मीटर तक हुआ तो 4 नंबर लगेंगे, जिसमें से 3 वर्किंग होगा, एक स्टैंड बाय होगा। उसी तरह से 650 मीटर स्क्वायर से 1200 मीटर स्क्वायर तो 5 नंबर लगेंगे, 4 वर्किंग में रहेंगे और एक आपका स्टैंड बाय रहेगा। उसी तरह से अगर 1201 से, अरे भाई यहाँ तो सरफेस एरिया कितना है, 200 से आपका 1000 के बीच में ही, 2000 के बीच में ही है, 2000 मीटर स्क्वायर के बीच में ही, तो हमने 1200 से 2000 तक वो भी रहेगा। वहां पे नंबर ऑफ बेड कितने रहेंगे, 6 नंबर ऑफ फिल्टर बेड रहेंगे, जिसमें 5 वर्किंग में रहेगा और एक आपका स्टैंड बाय रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जितना भी स्लो सैंड फिल्टर का कंसेप्ट था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ये चाहे
किसी भी बुक में आपको इतना ज़्यादा डाटा मिलेगा भी नहीं डियर। ठीक है, अगले लेक्चर्स में आपका इससे एक डिज़ाइन प्रॉब्लम करवाएंगे और उसके बाद हम अपना रैपिड सेंड फिल्टर कवर करेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू।